मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की जो धारा है 13, 14, 15, 16 और 17 के बारे में। इससे पिछले वीडियो में धारा 12 में हम पढ़ चुके हैं कि पर्यावरण प्रयोगशालाएं जो है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा स्थापित की जाती हैं। अब हम धारा 13 में बात करते हैं कि सरकारी विश्लेषक, यानी धारा 13 बात करती है सरकारी विश्लेषक गवर्नमेंट एनालिस्ट के बारे में। केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह ठीक समझे और जिनके पास विहित अर्हताएं हैं, जिनको केंद्र सरकार ठीक समझे, योग्य समझे और जिनके पास में जो विहित योग्यता होती है, उनको धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन स्थापित या मान्यता प्राप्त किसी पर्यावरण प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए भेजे गए, जो प्रयोगशाला धारा 12 के में स्थापित की गई है, उसमें भेजे गए वायु, जल, मृदा और अन्य पदार्थ के नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए सरकारी विश्लेषक नियुक्त कर सकेगी। यहाँ पर केंद्र सरकार नियुक्त करेगी जिसको वो ठीक समझे, जो कि योग्यता विहित की जाए, अर्हताएं विहित की जाए, वो उसके हिसाब से धारा 12 के अंदर जो प्रयोगशाला है उन प्रयोगशालाओं के लिए जो विश्लेषक है उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी या मान्यता दे सकेगी, या तो नियुक्ति करेगी या किसी विश्लेषक को इस प्रकार से सरकारी विश्लेषक की मान्यता दे सकेगी। तो ये सरकारी विश्लेषक की जो नियुक्ति का प्रावधान है वो धारा 13 में बताया गया है। धारा जो 14 है उसमें कहा गया है कि सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, किसी ऐसी दस्तावेज का जिसका किसी सरकारी विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट होना तात्पर्यित है, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई में उसमें कथित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। यानी कोई ऐसी रिपोर्ट है जिस पे सरकारी विश्लेषक के द्वारा वो रिपोर्ट हस्ताक्षरित है, तो उस रिपोर्ट को इस अधिनियम के अधीन अगर कोई कार्रवाई की जाती है, लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसमें उस रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में उपयोग में किया जा सकता है, यदि वो रिपोर्ट जो है वो सरकारी विश्लेषक के द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये उसका इम्पोर्टेंस है सरकारी विश्लेषक के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट का। धारा जो 15 है वो बात करती है अधिनियम या नियमों, आदेशों और निर्देशों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति, यानी क्या शास्ति होगी यदि जो अधिनियम के नियम हैं, आदेश हैं या जो निर्देश दिए जाते हैं उनका उल्लंघन किया जाता है किसी के द्वारा, तो उस पर क्या शास्ति होगी, क्या उसको जो पेनल्टी दी जाएगी। जो कोई इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निर्देशों, नियमों में से किसी का पालन करने में असफल रहता है, यानी इस धारा में जो नियम बनाए गए हैं, उपबंध किए गए हैं, कोई आदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, कोई अगर इन नियमों का पालन नहीं करता, आदेशों का पालन नहीं करता, उनका पालन करने में असफल रहेगा या ऐसे नियमों का उल्लंघन करेगा, तो उसके लिए शास्ति के रूप में वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन के संबंध में कारावास से, ऐसी प्रत्येक असफलता, मान लो इस प्रकार की उसने 4 असफलताएं की हैं, तो प्रत्येक असफलता के लिए अलग अलग उसको दंडित किया जाएगा। वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन के संबंध में कारावास से, कितने कारावास से वो दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी। यानी अगर कोई इन नियमों की अनदेखी करता है, अवहेलना करता है, निर्देशों या आदेशों का पालन करने में असफल होता है, तो ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन के ऊपर उसको 5 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। यानी मैक्सिमम जो यहाँ पे सज़ा बताई गई है धारा 15 में, वो 5 वर्ष तक की उस व्यक्ति को सज़ा हो सकती है, या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। या तो उसको 5 वर्ष तक की सज़ा होएगी या उसको जुर्माना किया जा सकता है, जो कि 1 लाख रुपए तक का उस व्यक्ति के ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों से, या फिर उसको सज़ा भी दी जा सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। और यदि ऐसी असफलता या उल्लंघन चालू रहता है, यदि ऐसी असफलता या उल्लंघन एक बार नोटिस में आने के बाद कंटिन्यू इस प्रकार का उल्लंघन चालू रहता है या इस प्रकार के नियमों की अनदेखी की जाती रहती है, तो अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसी प्रथम असफलता या उल्लंघन के दोष सिद्धि के पश्चात, यानी उसको अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो कि उसकी प्रथम दोष सिद्धि हो गई है,
प्रथम असफलता या उल्लंघन के लिए जब उसको दोष सिद्ध किया गया था, जब उसने पहली बार इस प्रकार से असफलता या नियमों का उल्लंघन किया था, उसके बावजूद, उसके उल्लंघन के बावजूद वो दोष सिद्ध हुआ और उसके पश्चात भी अगर वो उल्लंघन करता रहता है तो अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसी प्रथम असफलता या उल्लंघन के लिए दोष सिद्धि के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, फिर जब वो दोष सिद्ध किया जाता है प्रथम असफलता या उल्लंघन के बाद में और उसके बावजूद भी वो नियमों की अवहेलना करता है, उल्लंघन करता है, तो फिर ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता या उल्लंघन जो है वो चालू रहता है या उल्लंघन कंटिन्यू रहता है, प्रत्येक दिन के लिए 5,000 रुपये तक का उसको जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी फिर पर डे 5,000 रुपये तक का उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। इस प्रकार के वो अतिरिक्त जुर्माने से दंडनीय होगा। तो ये धारा 15 जो है वो अधिनियम तथा नियम व आदेशों और निर्देशों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति का प्रावधान करती है। यदि उपधारा 1 में निर्दिष्ट असफलता या उल्लंघन दोष सिद्धि की तारीख के पश्चात, यदि ऐसे व्यक्ति को दोष सिद्ध कर दिया जाता है, जब उसने प्रथम उल्लंघन किया था उसके पश्चात उसको दोष सिद्ध किया जाता है और 1 वर्ष की अवधि से आगे भी चालू रहता है, दोष सिद्ध होने के बावजूद भी वो उल्लंघन 1 वर्ष की अवधि तक जारी रहता है और उसके बाद में भी वो कंटिन्यू रहता है, तो अपराधी कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। जैसा कि हमने धारा 15 की उपधारा 1 में जो पढ़ा था दंड, वो 5 वर्ष तक का था, लेकिन जो इसकी उपधारा 2 है उसमें बताया गया है कि यदि अपराधी को दोष जो सिद्ध कर दिया जाता है उसके बावजूद भी साल भर से भी ज़्यादा अगर वो उल्लंघन जारी रहता है, तो फिर वहाँ पर 5 वर्ष के बजाय उसको ग्रीवियस से दंड मिलेगा, वो 7 वर्ष तक का उसको, उस व्यक्ति को कारावास से दंडित किया जा सकेगा। तो धारा 15 में 5 वर्ष की बात कही गई है। जो धारा जो 15 का जो उपधारा 2 है उसमें 7 वर्ष तक का दंड का प्रावधान किया गया है, यदि उसका उल्लंघन की दोष सिद्धि के पश्चात भी 1 वर्ष की अवधि के आगे तक अगर इस प्रकार का उल्लंघन जारी रहता है तो। अब धारा 16 बात करती है कि कंपनियों द्वारा अपराध किस प्रकार किया जाता है और उसके क्या प्रावधान है। जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति, जब कोई अपराध किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है तो वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का सीधे भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था। यानी जब कोई अपराध किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है तो उस कंपनी का जो भार साधक उत्तरदायी व्यक्ति था वो वहाँ पर दोषी होगा, और साथ ही वह कंपनी भी, यानी कंपनी भी दोषी होगी, और जो भार साधक व्यक्ति था जिसके ऊपर उस कंपनी को कारोबार संचालन की जिम्मेदारी थी, वो व्यक्ति और कंपनी दोनों ही इसमें दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे। तब यहाँ पर क्या होगा, अगर अपराध किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है तो कंपनी भी दोषी होगी और जो उस कंपनी का भार साधक जो व्यक्ति है, जो कारोबार का संचालन करता है, वो दोनों दोषी होंगे और उन दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और दोनों को दंडित किया जाएगा। परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी। लेकिन यहाँ पर परंतु दिया गया है, वो कहा है कि कोई भी अगर कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी। कब नहीं बनाएगी दंड का भागी? यदि वो साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था। यदि जो कंपनी का भार साधक व्यक्ति है या अन्य जो भी व्यक्ति है जिसको दोषी किया जा रहा है या जिस पर आरोप लगाया गया है, अगर वो साबित कर देता है कि ये जो अपराध था उसकी जानकारी में नहीं था, उसकी जानकारी के बिना ये अपराध किया गया है, तब उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सम्यक तत्परता बरती थी, या वो ये साबित कर दे कि वो जो व्यक्ति था वो उसने प्रयास किए थे, उसने तत्परता बरती थी और उसने अपनी तरफ से जितने भी रीजनेबल एफर्ट्स है वो किए थे ताकि इस प्रकार का अपराध नहीं हो और इस प्रकार के अपराध का निवारण किया जा सके। तो यहाँ पर वो जो भार साधक व्यक्ति है या जो भी व्यक्ति है जिसको आरोपी बनाया गया है, अगर वो साबित कर दे कि साहब ये सब कुछ जो अपराध हुआ है वो मेरी जानकारी में नहीं था, या मैंने सारे प्रयास किए थे, मैंने सम्यक तत्परता बरती थी कि ये अपराध नहीं हो या इस प्रकार की घटना घटित नहीं हो, तो ऐसा व्यक्ति दोष सिद्ध या दंड का भागी नहीं होगा। अब धारा 16 की उपधारा 2 बात करती है कि उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और ये साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव,
या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। यानी ये कहा गया है कि यदि कोई कंपनी का कोई निदेशक है, प्रबंधक है, सचिव है या कोई अन्य अधिकारी है, यदि जो अपराध है वो किसी उसकी सहमति से या उसकी मौनानुकूलता से या उसके सामने अपराध हो रहा है तो वो चुप बैठा हुआ है और उसने मौन धारण किया हुआ है, तो वो एक तरीके से उसकी इम्प्लाइड कंसेंट मानी जाएगी यहाँ पर, या तो डायरेक्ट उसकी सहमति से हो या मौनानुकूलता से किया गया हो, तो या वो अपराध किया जाना उसकी कोई उस अधिकारी या प्रबंधक या निदेशक की कोई उपेक्षा रही हो, उसकी वजह से वो अपराध का गठन हुआ हो, वहाँ ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो जो निदेशक या प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे, कंपनी तो वहाँ पर दोषी मानी ही जाएगी और उसके अनुसार भी ऐसे व्यक्तियों के अगेंस्ट भी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे व्यक्तियों को भी दंडित किया जाएगा। इसका स्पष्टीकरण इस धारा के प्रायोजनों के लिए कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, यानी कंपनी मीन्स एनी बॉडी कॉरपोरेट एंड इंक्लूड्स ए फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कंपनी से संबंधित कोई निगमित उपाय हैं, निगमित निकाय हैं और मतलब बॉडी, कॉरपोरेट एंड इंक्लूड फर्म, और उसके अंदर फर्म भी आती है और व्यक्तियों का अन्य कोई संगम हो, संगठन हो, वो भी आ जाता है। एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स भी कंपनी के अंतर्गत आती है। यहाँ पर फर्म के संबंध में निदेशक क्यों होगा? क्योंकि फर्म में सभी जो पार्टनर्स होते हैं वो सब मिलकर फर्म बनाते हैं। तो यहाँ पर निदेशक अगर फर्म के संबंध में बात की जाए तो निदेशक का मतलब फर्म के संबंध में उसका भागीदार होगा, जो उसके भागीदार हैं वो निदेशक के रूप में यहाँ पर जिम्मेदार होंगे। धारा 17 बात करती है सरकारी विभागों के द्वारा अपराध। ये तो हमने कंपनी के बारे में पढ़ा और उसके अधिकारियों के बारे में पढ़ा, और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी शास्ति के बारे में पढ़ा, और कंपनी द्वारा अपराध के बारे में पढ़ा। अब हम धारा 17 में बात करेंगे सरकारी विभागों के द्वारा अपराध। जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया जाता है तो वहाँ पर विभागाध्यक्ष उस अपराध का दोषी समझा जाएगा। यदि वो अपराध सरकारी विभाग के द्वारा किया जाता है तो वहाँ पर इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकारी विभाग के द्वारा किया जाता है तो वहाँ उस विभाग का जो विभागाध्यक्ष होगा, यानी हेड ऑफ द जो डिपार्टमेंट होगा, वो इस अपराध के लिए जिम्मेदार समझा जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उस व्यक्ति को, विभागाध्यक्ष को दंडित किया जाएगा यदि अपराध इस अधिनियम के अधीन सरकारी विभाग के द्वारा किया जाता है। परंतु इस धारा की कोई बात किसी विभागाध्यक्ष को दंड का भागी नहीं बनाएगी। यहाँ पर परंतु दिया हुआ है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध होता है तो वहाँ पर विभागाध्यक्ष को इस अधिनियम के अंदर किया गया अपराध जो है दंड का भागी नहीं बनाएगी। कब नहीं बनाएगी दंड का भागी विभागाध्यक्ष को? यदि वो जो विभागाध्यक्ष है वो साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया है। जब विभागाध्यक्ष को उस अपराध के बारे में या उसके घटित किए जाने के बारे में जानकारी नहीं थी, तब वो विभागाध्यक्ष दोषी नहीं होगा, दंड का भागी नहीं होगा। या फिर उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए कि इस प्रकार का अपराध नहीं हो इस अधिनियम के अधीन, तो उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सम्यक तत्परता बरती थी। यदि उसने सम्यक तत्परता बरती थी और उसकी जानकारी के बगैर इस प्रकार का अपराध घटित हुआ है तो जो विभाग का, सरकारी विभाग का जो विभागाध्यक्ष है वो दंड का भागी नहीं होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब उपधारा 2 है धारा 17 की, उसमें कहा गया है कि उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी विभागाध्यक्ष द्वारा किया गया है और ये साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, तो वहाँ ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा। यहाँ पर विभागाध्यक्ष तो अपराधी होगा ही सही, लेकिन कोई अन्य अधिकारी की भी सहमति है उस अपराध को किए जाने में, या उसकी मौन रूप से कंसेंट है, मौनानुकूलता है किसी अन्य अधिकारी की भी, तो वहाँ पर जो ऐसा अन्य अधिकारी है वो भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में यदि अन्य अधिकारी भी उस अपराध को किए जाने में उसकी सहमति है या मौनानुकूलता है
या अन्य किसी भी प्रकार से उसने उसको अपराध को किए जाने में सहायता प्रदान की है तो विभागाध्यक्ष के साथ साथ वो अन्य अधिकारी है वो भी उस अपराध का दोषी होगा और उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और उसको दंडित किया जाएगा। तो ये हमने धारा 17 में बात की, सरकारी विभागों द्वारा जो अपराध है उसमें विभागाध्यक्ष दोषी होगा और अगर उसको इस बात की नॉलेज नहीं है कि उसके ज्ञान नहीं है कि इस प्रकार का अपराध जो है घटित हुआ है या उसकी जानकारी के बगैर किया गया है, ऐसी स्थिति में या फिर उसने सारे सम्यक तत्परता बरती थी कि इस प्रकार का अपराध नहीं हो, उसका निवारण हो जाए, तब ऐसी ही परिस्थिति में वो विभागाध्यक्ष अपराध का दोषी नहीं होगा। और विभागाध्यक्ष के साथ में यदि कोई अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता भी है उस अपराध को किए जाने में, तो इस प्रकार से अन्य अधिकारी भी विभागाध्यक्ष के साथ में उस अपराध का दोषी होगा और उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाकर उस व्यक्ति को भी, अधिकारी को भी दंडित किया जाएगा। ये हमने इस वीडियो में धारा 13, 14, 15, 16, 17 के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।